नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफी चर्चा में है। बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विवाद। एक तरफ है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला एक विशाल प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है अपने अधिकारों और सही मुआवजे के लिए लड़ रहे स्थानीय किसान। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि विकास की इस तेज रफ्तार के बीच आखिर इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे विवाद को हर एंगल से खंगालेंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर किसानों के गुस्से, पुलिस के एक्शन, कानूनी दावपेच और आखिर में इस सबके राजनीतिक असर तक। तो सबसे पहले जरा इस बक्सर पावर प्रोजेक्ट के स्केल और इसकी पीछे की महत्वाकांक्षा को समझते हैं। 11,000 करोड़ रुपए। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सुपर क्रिटिकल बक्सर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण में इतना भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के इस जॉइंट वेंचर से ही साफ हो जाता है कि नेशनल लेवल पर यह प्रोजेक्ट कितनी बड़ी प्राथमिकता है। अब देखिए, जब 1320 मेगावाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगना है तो जमीन भी उसी हिसाब से चाहिए। मुख्य प्लांट के लिए ही 1058 एकड़ जमीन ली गई। इसके अलावा कोयला लाने वाले रेल कॉरिडोर के लिए 147 एकड़ और गंगा से पानी लाने वाली पाइपलाइन के लिए 45 एकड़। मतलब इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण होना था तो उस इलाके का नक्शा और सामाजिक ताना बाना तो बदलना ही था। इस प्रोजेक्ट की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि इसकी कुल क्षमता 1320 मेगावाट है और इसका पहला यूनिट अब ऑपरेशनल होने की दिशा में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस प्लांट से बनने वाली 85% बिजली सीधे तौर पर बिहार को मिलेगी। सरकार के नजरिए से देखा जाए तो पूरे पूर्वी भारत में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन कागजों पर जो प्रोजेक्ट इतना शानदार लग रहा था, जमीन पर उसकी हकीकत काफी अलग थी। आइए देखते हैं कि वहां रह रहे लोगों में असंतोष की जड़ें आखिर कहां से पनपीं। करीब 1000। ये आंकड़ा उन स्थानीय परिवारों का है जो इस भूमि अधिग्रहण से सीधे प्रभावित हुए। जरा सोचिए, 1000 घरों से उनकी आजीविका का मुख्य साधन यानी उनकी खेती की जमीन ले ली गई। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और यहीं पर सबसे बड़ा पेच फंसा, मुआवजा। प्रशासन ने किसानों को जो मुआवजा ऑफर किया वो 2011 के सर्कल रेट के हिसाब से था। लेकिन किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट थी। अगर जमीन आज ली जा रही है तो पैसा भी आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही मिलना चाहिए। यही वो आर्थिक खाई थी जिसने इस पूरे विवाद की नींव रख दी। इस मामले में बक्सर के आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। उनका कहना था कि अधिकारियों ने तो किसानों के रजामंदी के बिना ही 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया था। कई किसानों का ये भी आरोप था कि अधिग्रहण की शर्तों को लेकर उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। अब आप ही बताइए, जब प्रशासन और जनता के बीच ऐसा अविश्वास पैदा होगा तो हालात बिगड़ने ही थे। और हालात बिगड़े भी। मुआवजे की ये लड़ाई जल्द ही एक बहुत ही तनावपूर्ण और हिंसक मोड़ पर पहुंच गई। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, 500 से ज्यादा दिनों तक जो प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया? आखिर प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत का वो कौन सा धागा था जो टूट गया? अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो अक्टूबर 2022 में किसानों ने मुआवजे के लिए धरना शुरू किया। कई महीनों तक वो डटे रहे, लेकिन फिर जनवरी 2023 में बनारापुर गांव में आधी रात को पुलिस की जो रेड पड़ी उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि मार्च 2024 आते आते प्लांट के गेट पर ही सीधी हिंसक झड़पें और गिरफ्तारियां होने लगीं। 10 जनवरी 2023 की वो रात इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक टर्निंग पॉइंट थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस रात के अंधेरे में बनारपुर गांव के घरों में घुसी और बल प्रयोग किया गया। इसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुए। जवाब में गुस्से से भरे ग्रामीणों ने पावर प्लांट में घुसकर दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस एक घटना के बाद कई एफआईआर दर्ज हुई और ये लोकल प्रदर्शन अचानक एक बड़ा नेशनल मुद्दा बन गया। खैर, जहां एक तरफ सड़कों पर यह हंगामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अदालतों में भी एक अलग ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। आइए इसके कानूनी और पर्यावरणीय पहलुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, सरकारी पक्ष को भी समझना बहुत जरूरी है। जब प्लांट के पर्यावरण पर असर को लेकर सवाल उठें तो सरकार ने साफ किया
कि इसमें अत्याधुनिक सुपर क्रिटिकल तकनीक इस्तेमाल हो रही है। ये प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल पर काम कर रहा है, मतलब इसका कोई भी दूषित या जहरीला पानी बाहर खेतों या नदी में नहीं जाएगा। साथ ही 100% फ्लाई ऐश के इस्तेमाल की बात कही गई है, यानी आधिकारिक दावों के मुताबिक इसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। लेकिन अदालतों में स्थिति काफी दिलचस्प रही। एक तरफ पटना हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट को जनहित के लिए जरूरी मानते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि इस साइट की निगरानी बढ़ाई जाए और वहां भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो LAR कोर्ट है, यानी भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अदालत, वहां किसानों के मुआवजे वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। मतलब मुद्दा एक ही है, लेकिन न्यायपालिका उसे 2 अलग-अलग नजरियों से हैंडल कर रही है। अब आते हैं इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से पर, द पॉलिटिकल फॉलआउट। इस पूरे जमीनी विवाद का सीधा असर हमें 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। बक्सर सीट पर एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और जीत किसकी हुई? आरजेडी के सुधाकर सिंह की, जो किसानों की मांगों का खुलकर समर्थन कर रहे थे। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक अनसुलझा स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। वहां की एक स्थानीय किसान हरिदयाल तिवारी का ये बयान इस पूरे चुनावी नतीजे की कहानी खुद बयां करता है। उन्होंने कहा, सैकड़ों किसानों ने अपनी जायज मांगों को नजरअंदाज किए जाने का सबक सिखाने के लिए वोट किया। पुलिस की वो क्रूर कार्रवाई बिल्कुल उल्टी पड़ गई। मतलब जनता से संवाद की कमी और गलत तरीके से हैंडल किए गए प्रदर्शन का सीधा असर वोट बैंक पर पड़ा। तो अंत में एक बहुत बड़ा और विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ हमें तेजी से विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ है स्थानीय समुदायों के बुनियादी अधिकार। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? बक्सर का ये विवाद हमें याद दिलाता है कि विकास का पहिया तब तक सुचारू रूप से नहीं घूम सकता जब तक कि हर आवाज को सुना न जाए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।